हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में बात की थी। किसके बारे में? हमने एंथैल्पी की बारे में बात की थी कि कैसे हम सिस्टम, सराउंडिंग और टोटल एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। एंथैल्पी में चेंज किसके लिए? हम अभी तक आइडियल गैस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिससे हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया। उसके बाद हमने उससे आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, फ्री एक्सपेंशन, इन सब के बारे में बात कर ली हमने। उसके अलावा फेस ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे एंथैल्पी में चेंज होता है वो हमने कैलकुलेट किया। सॉलिड और लिक्विड के लिए कैसे हम एंथैल्पी की कैलकुलेशन करते हैं वो देखा। और लास्ट में हमने देखा था कि किसी भी रिएक्शन के लिए हम कैसे एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था जब हम एंथैल्पी पढ़ रहे थे कि जो एंथैल्पी होती है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है किसी भी रिएक्शन की। ठीक है, सेम उसी तरीके से जो आपकी एंट्रोपी होती है वो भी वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो वो कैसे करती है? अगर पुराना वाला आपने पढ़ा हुआ है, याद है आपको एंथैल्पी का, तो ये वाला बिल्कुल सेम वैसे का वैसे ही है। ठीक है ना, आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज वेरिएशन ऑफ और वेरिएशन इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर। वेरिएशन इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन? देखिए, अगर एंथैल्पी वाला टर्म आपको पता है तो एंथैल्पी हमने निकाली थी, दैट इज डेल्टा एच टी टू माइनस डेल्टा एच टी वन, इट विल बी इक्वल टू क्या होता है आपके पास, डेल्टा सी पी इंटू टी टू माइनस टी वन। ये तो था एंथैल्पी में वेरिएशन टेम्परेचर के साथ। ठीक है, सेम इसी तरीके से एंट्रोपी के लिए होता है डेल्टा एस टी टू माइनस डेल्टा एस टी वन इक्वल टू डेल्टा सी पी। ठीक है, साथ में हम लिखेंगे एलन टी टू बाई टी वन। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए? आपके एंट्रोपी में वेरिएशन के लिए। सिंपल सा फॉर्मूला है। किसी भी रिएक्शन के लिए हम जो एंट्रोपी लिखते हैं एस, डेल्टा एस की जो वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन एन सी पी, या डायरेक्ट हम लिखें एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन होती है। ठीक है, यही वैल्यू होती है डेल्टा एस की। अब क्या करना है, अगर मोलर एंट्रोपी दे दी जाए, मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। सी पी की जगह डेल्टा सी पी रख दो, और डेल्टा एस की जगह हम क्या लिखेंगे, सिंपल एस टू माइनस एस वन बराबर एन की वैल्यू 1 होगी तो सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। वही फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, तो ये याद है तो आप ये बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगर हम देखें, मान लीजिए इफ़ टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, इफ़ टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, कंडीशन अगर हम लेते हैं और यहाँ अगर हम निकालें, दैट इज इफ़ डेल्टा सी पी की वैल्यू होती है 0, इफ़ डेल्टा सी पी इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। इट मीन्स डेल्टा एस टी टू किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एस टी वन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इफ डेल्टा सी पी ग्रेटर देन 0 हो, मतलब पॉजिटिव हो, इसका मतलब ये वाला टर्म उधर जाएगा तो एस टी टू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डेल्टा एस टी टू विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एस टी वन। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें, डेल्टा सी पी लेस देन 0 है तो डेल्टा एस टी टू विल बी लेस देन डेल्टा एस टी वन। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है ये जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है पूछा जाए, पूछने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं, बट ठीक है फिर भी हम देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए, इसको नोट कर लीजिए, यही होता है आपका वेरिएशन इन एंट्रोपी। ठीक है, टेम्परेचर के साथ एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। न्यूमेरिकल तो क्या एग्जाम्पल है जो हमारा बेस बनेगा
अपने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, जहाँ पर हम उसको बहुत यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वैसा ही एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द मोलर एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट द मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक है, H2O liquid converts to H2O liquid converts to H2O गैस। ठीक है, टेम्परेचर आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेम्परेचर दिया है 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डेल्टा एच वेपराइजेशन आपको दिया हुआ है, गिवन डेल्टा एच वेपराइजेशन that is 80 किलोजूल पर मोल, ये आपको दिया गया है। Cp आपको दिया है लिक्विड के लिए, Cp ऑफ H2O लिक्विड, ये आपको दिया गया है 75 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, और Cp ऑफ H2O गैस आपको दिया हुआ है 35 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। ठीक है, चलिए, तो देखिए हमें कैलकुलेट करनी है मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और जनरली पूछे नहीं जाते हैं, अवॉइड किए जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो साइकिल बनता है वो साइकिल बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, वो साइकिल इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सी जगह उसके क्वेश्चन मिलते हैं जो हमारे काम में आते हैं। अभी आप समझ ही लोगे कि ये लेंथी क्वेश्चन कैसे होता है। देखिए अगर हम बात करें H2O लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है किस में, आपके H2O गैस में। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस से आप गए 127 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं आपको पूछूं कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो देखिए लिक्विड है, लिक्विड को आप कन्वर्ट करोगे गैस में। आप लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करते हो, एक बर्तन में डालते हो लिक्विड, वाटर डालोगे, उसको गर्म करोगे, 2-5 मिनट में क्या हो जाएगा, उबल जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। सिंपल है। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ, ये प्रोसेस हुआ इरिवर्सिबल। कौन सा है, इरिवर्सिबल। जो तुरंत होते हैं, फास्ट होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, जो बहुत स्लो होते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था, रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत स्लो होते हैं, और नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे नहीं होते, एकदम जो उनकी स्पीड है उसी हिसाब से होते हैं वो। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम एक रिवर्सिबल पाथ बनाते हैं। मैंने आपको बताया था, हम क्या करते हैं, एक रिवर्सिबल पाथ बनाते हैं इसके लिए, और उस रिवर्सिबल पाथ के लिए हम क्या निकालते हैं, एंट्रोपी में चेंज निकालते हैं। हम क्या करेंगे, एक रिवर्सिबल पाथ बनाएंगे यहाँ से, रिवर्सिबल पाथ। ठीक है, और इस पाथ के लिए हम क्या करेंगे, एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्योंकि एंट्रोपी जो है आपका स्टेट फंक्शन होता है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता नहीं है। तो हम एक इमेजनरी पाथ बना सकते हैं और उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो वैल्यू इसकी रहेगी इरिवर्सिबल पाथ की, वही किसकी रहेगी, रिवर्सिबल वाले पाथ की रहेगी। तो हम क्या करते हैं, इसका एक रिवर्सिबल पाथ क्रिएट करते हैं इमेजनरी। हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि H2O लिक्विड आपने लिया है तो वो H2O गैस में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो H2O जो लिक्विड है आपका,
जो 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप उसको क्या करोगे, थोड़ी सी हीट दोगे, रिवर्सिबल हीटिंग इस जिसे हम बोलते हैं, रिवर्सिबल हीटिंग, हीटिंग करोगे आप फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू, या अगर हम केल्विन में कहें तो 300 केल्विन टू 373 केल्विन। मतलब आप वाटर को जो 27 डिग्री सेल्सियस पे, उसे आप कहाँ पहुँचाओगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो H2O लिक्विड स्टेट तो अभी भी लिक्विड ही रहेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 27 डिग्री से आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये कन्वर्ट होगा आपके किस में, गैस में, H2O गैस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। और ये टेम्परेचर तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि बॉइलिंग है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, लिक्विड कन्वर्ट हो रही है आपके गैस में, मतलब फेज चेंज हो रही है। और जब फेज चेंज होती है तब हम डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में मतलब वेपराइजेशन, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाय टी बी दैट इज बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ से डेल्टा एस तो इस पाथ के लिए निकलेगा, हमें अभी डेल्टा एस इस पाथ के लिए भी निकालना है। तो देखिए इस पाथ के लिए अगर हम डेल्टा एस निकालें जिसे हम बोलते हैं डेल्टा एस वन, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, 27 से गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो इंटीग्रेशन लिमिट होगी आपके एन सी पी, सी पी कौन सा रहेगा, दोनों तरफ लिक्विड है तो लिक्विड वाला रहेगा, H2O लिक्विड, डी टी बाई टी, और टेम्परेचर की लिमिट होगी 300 केल्विन टू 373 केल्विन। ठीक है, मोलर एंट्रोपी है मतलब एन की वैल्यू हो गई 1, यहाँ से हम डेल्टा एस वन की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी आपके पास, सी पी कितना दिया हुआ है 75, तो बाहर आ जाएगा 75, 1/t का इंटीग्रेशन एल एन टी होगा, लिमिट रखेंगे तो एल एन 373 डिवाइड बाई 300, यहाँ से हमें मिलेगा डेल्टा एस वन, एंट्रोपी में चेंज केवल इस पाथ के लिए। ठीक है, अब हमें एंट्रोपी में चेंज इस पाथ के लिए निकालना है, तो हम डेल्टा एस यहाँ से निकालेंगे, इसको हम दे देते हैं नाम डेल्टा एस टू, दैट इज डेल्टा एच वेपोरेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा एच वेपोरेशन दिया है 80 किलो जूल, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 80 इंटू 10⁻³ जूल डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपका 373, यहाँ से हमें मिल गया डेल्टा एस टू। ठीक है, उसके बाद आपने H2 गैस को जो 100 डिग्री सेल्सियस है उसे टेम्परेचर बढ़ा के कहाँ तक पहुँचाया 127 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब आपने यहाँ फिर से रिवर्सिबल क्या की है, हीटिंग की है फ्रॉम 373 केल्विन टू 400 केल्विन। और यहाँ के लिए डेल्टा एस थ्री अगर मैं कैलकुलेट करूँगा, वही लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 373 से 400, एन सी पी कौन सा आएगा यहाँ पे, H2O गैस वाला आएगा। ठीक है, इंटू डी टी बाई टी, तो डेल्टा एस थ्री की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास, एन की वैल्यू 1 हो गई, सी पी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा 35, एल एन लिमिट पुट करेंगे तो 400 डिवाइड बाई 373, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एस वन, यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एस टू, और यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एस थ्री, और जो आपका ओवरऑल एंथैल्पी में चेंज होगा डेल्टा एस, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू प्लस डेल्टा एस थ्री। तो ये इस टाइप से हम क्या करते हैं, रिवर्सिबल पाथ को क्रिएट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम रिवर्सिबल पाथ बनाते हैं। कुछ नहीं करते कि हम उसको अलग अलग स्टेप में कैटेगराइज कर लेते हैं, और फिर अलग अलग स्टेप के लिए हम एंथैल्पी में चेंज कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो जो टोटल एंथैल्पी आपका एंट्रोपी में चेंज होगा वही उस पूरे रिवर्सिबल पाथ का होगा। और क्योंकि स्टेट फंक्शन है तो ये आपके इरिवर्सिबल पाथ का भी क्या होगा, एंट्रोपी में चेंज होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट करते हैं। तो आपको लग गया होगा कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, हाँ बिल्कुल है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है ना,
और कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जनरली स्टूडेंट उनको अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि होते ईजी है बट टाइम कंज्यूम बहुत करते हैं। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए हो सकता है स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करें, बाद में जब टाइम बचता है तब अटेम्प्ट कर लेते हैं। बट लेंदी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये आपको साइकिल बनाना आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। कहीं कहीं क्वेश्चन में बहुत सी जगह आपको अगर इंडिविजुअल पोर्शन पूछ लिया जाए तो फिर आपको निकालना आना चाहिए कि हाँ इसमें से मान लो डेल्टा S1 डेल्टा S2 डेल्टा S3 में से डेल्टा S2 पूछ लिया जाए, तो आपको साइकिल बनाना आना चाहिए कि हाँ कैसे हम किसी भी एक पर्टिकुलर की एंथैल्पी में चेंज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, साइकिल इंपॉर्टेंट है, ये हमारे अपने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी हमारे काम में आएगा, वहाँ हम फिर से इससे डील करेंगे। क्लियर है? चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है, दैट इज थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सेकंड लॉ में हमने किरचॉफ लॉ पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने एंट्रोपी फंक्शन पढ़ा। एंट्रोपी फंक्शन हमने आइडियल गैस, सॉलिड, लिक्विड के बारे में बात की, डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेस थे उसके बारे में हमने बात की। ठीक है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या किसी भी रिएक्शन के लिए हम कैसे एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमने बात की। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, बहुत ईजी है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है ना, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केवल एक स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम बात करें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो देखिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस की 0 केल्विन पर जो एंट्रोपी होती है, S 0 केल्विन पर, किसी भी सब्सटेंस की 0 केल्विन पर जो एंट्रोपी होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। आपके पास कितनी होती है? 0 होती है। और ऐसे सब्सटेंस जिनकी एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आपके परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हम क्लास 12th में ही सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। सॉलिड्स दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सब सॉलिड्स होंगे। परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड उसे ही हम बोलेंगे। परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से सॉलिड होते हैं? जिनमें किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं होता है, एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं होता है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और एमोर्फस कौन से होते हैं? जिनमें कहीं ना कहीं क्या होता है? डिफेक्ट मिलते हैं। ठीक है, या जो पैटर्न है कहीं पे ब्रेक होता है एटम्स का अरेंजमेंट, तो वो होते हैं आपके एमोर्फस सॉलिड। तो अगर 0 केल्विन पर आपकी किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 है तो वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। या तो आप इसे ऐसे देख लीजिए, या फिर किसी भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की 0 केल्विन पर एंट्रोपी कितनी होती है? 0 होती है। ऐसे देख लीजिए, दोनों तरीके से आप देख सकते हो। तो यही है सिंपल आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस इतना सही है। और अगर किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग वही सिंपल है कि मतलब वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है, नॉट परफेक्टली क्रिस्टलाइन। क्लियर? बस इतना सा स्टेटमेंट होता है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहेगा? द एंट्रोपी ऑफ ए द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली crystalline solid at 0 Kelvin will be 0. The entropy of a perfectly crystalline solid at 0 Kelvin will be 0. ठीक है,
बस यही होता है आपका थर्ड लॉ की जो एंट्रोपी होती है परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की या सॉलिड की कितनी होती है, 0 होती है। अब ज़रूरी नहीं कि सभी की 0 हो, कुछ कुछ एक्सेप्शन तो रहती ही हैं, और वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो सेकंड कैटेगरी दैट इज़ नॉट परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, उस कैटेगरी में आएंगे आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन से। ठीक है, कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या है। मतलब ठीक है 0 केल्विन पर 0 होती है तो क्या करें, बस इतना सही है क्या, इम्पोर्टेंट है इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है देखिए, इसमें आप चाहो तो एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे HCl होता है। ठीक है, उसकी 0 केल्विन पर एंट्रोपी की वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ, इसकी एप्लीकेशन क्या है। इसकी एप्लीकेशन ये जो इम्पोर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। अभी तक हमने देखा कि हमने स्टेट फंक्शन पढ़ा दैट इज डेल्टा यू डेल्टा एच। ठीक है, तो हमने कभी भी, मैंने आपको बताया कि हम कभी भी उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ना तो इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ना ही एंथैल्पी की हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। हम केवल और केवल चेंज को कैलकुलेट कर पाते हैं, डेल्टा यू और डेल्टा एच हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और अभी तक भी हम डेल्टा एस ही पढ़ रहे थे एंट्रोपी के केस में। ठीक है, हमने कभी भी एस कैलकुलेट नहीं किया। क्या कैलकुलेट किया, डेल्टा एस कैलकुलेट किया। ठीक है, बट अब थर्ड लॉ की हेल्प से, किसकी हेल्प से, थर्ड लॉ की हेल्प से हम किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल चेंज नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंट्रोपी की। बस वही है इसका आपका एप्लीकेशन था कि एंट्रोपी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है किसी भी टेम्परेचर पर, वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं अभी देखते हैं हम उसके बारे में। तो थर्ड लॉ हमें क्या बताता है, with the help of third law we can calculate the entropy value of any substance at a given temperature। किसी भी गिवन टेम्परेचर पर हम किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एंट्रोपी में चेंज नहीं, एंट्रोपी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यही इसकी एप्लीकेशन की इम्पोर्टेंस है। देखिए इसको मैं आगे देखता हूँ, इसको आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है ना, इसके बाद नीचे से मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मान लो मुझे किसी भी एक्स सॉलिड की जो टी केल्विन टेम्परेचर पर है उसकी एंट्रोपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं किससे, एक्स सॉलिड 0 केल्विन से। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एंट्रोपी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। 0 केल्विन पर मोलर एंट्रोपी क्या होती है, 0 होती है। मतलब ये आपका क्या होता है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर मुझे एंट्रोपी में की वैल्यू यहाँ के लिए निकालनी है किसी भी सब्सटेंस के लिए, ठीक है, टी केल्विन पर, तो मैं क्या करता हूँ, वही अपना रिवर्सिबल तरीका बनाता हूँ। ठीक है, सॉलिड को मैं सॉलिड में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं रहा है। यहाँ के लिए जो डेल्टा एस में कैलकुलेट करता हूँ उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इंटीग्रेशन 0 to टी केल्विन पर होगा, लिमिट लग जाएगी। मान लीजिए मोलर एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो एन की वैल्यू होगी 1 Cp इंटू डी टी बाई टी। ठीक है, इस तरीके से हम मोलर ये आपकी एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मोलर एंट्रोपी मान लो इसकी वैल्यू कुछ 50 आ गई, अज्यूम, लेट अज्यूम कि इसकी वैल्यू कुछ 50 आ गई। ठीक है, अब डेल्टा एस होता है क्या, डेल्टा एस होता है S2 माइनस S1 दैट इज S फाइनल माइनस S इनिशियल। तो डेल्टा एस क्या होगा आपके पास, डेल्टा एस
ऑफ ये वाला टी केल्विन टेम्परेचर पर माइनस डेल्टा एस 0 केल्विन टेम्परेचर, यही होगा आपके पास। डेल्टा एस क्या होगा आपके पास, S2 माइनस S1, S2 ये होगा टी टेम्परेचर पर, S1 0 केल्विन पर, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 50 आई है, ठीक है। या सीधा अगर हम सिंपल करें, ये तो डेल्टा एस है, तो ये होगा आपके पास S2 माइनस S1, तो एंट्रोपी टी केल्विन पर माइनस एंट्रोपी 0 केल्विन पर, इसकी वैल्यू होगी आपके पास 50। अब हमें पता है कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एंट्रोपी की वैल्यू 0 केल्विन पर कितनी होती है 0, तो ये वैल्यू तो होगी आपके पास 0। तो यहाँ से हमारे पास एंट्रोपी की वैल्यू आ गई टी केल्विन पर कितनी 50, बस सिंपल। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की किसी भी गिवन टेम्परेचर पर एंट्रोपी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं उसका 0 केल्विन से क्या करते हैं उसका कंपैरिजन करते हैं, और 0 केल्विन पर किसी भी सब्सटेंस की जो एंट्रोपी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0 होती है। तो डिफरेंस हम पता कर ही सकते हैं, एक की वैल्यू 0 हो गई तो दूसरे की वैल्यू अपने आप वही रहेगी जो आपका डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ की हेल्प से हम एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखना है कि विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ आप किस टर्म की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी या इंटरनल एनर्जी, ऐसे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम, एंट्रोपी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए। तो ये है इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी गिवन टेम्परेचर हम उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, 0 केल्विन के साथ, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, आप चाहो तो नोट भी कर लीजिए, इसी के आगे लिख लेना आप, ठीक है ना। टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट a given temperature, to calculate absolute value of entropy at a given temperature, we compare it with the entropy at 0 केल्विन। ओके नहीं है, ये क्या है 0 केल्विन है, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम क्या करते हैं, एक साइकिल बनाते हैं, जैसा मैंने लास्ट में बनाया था लास्ट क्वेश्चन में, वैसे ही सेम हम साइकिल बनाते हैं और एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए, तो हम मोलर एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। चेंज नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, देखिए साइकिल बनाना इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं पहले बोल चुका हूँ कैलकुलेशन लेंदी होती है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जनरली अवॉइड किए जाते हैं, बट साइकिल बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। कैलकुलेट दी मोलर एंट्रोपी ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब आपको H2O 27 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फेज में रहेगा, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है मोलर एंट्रोपी की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, आपका कंपेयर करेंगे
H2O सॉलिड 0 केल्विन से, ठीक है। तो H2O सॉलिड्स किस में कन्वर्ट हुआ, H2O लिक्विड में 300 केल्विन पर। प्रोसेस कौन सा है, इरिवर्सिबल है, ठीक है, क्योंकि आप तो तुरंत हीट देते हो, सॉलिड पिघलता है, लिक्विड बन जाता है। जबकि हम कैसे निकालते हैं इसका एंट्रोपी में चेंज, आपके रिवर्सिबल पाथ से। तो हम क्या करेंगे, इसका एक रिवर्सिबल पाथ बनाएंगे। H2O सॉलिड को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, H2O। सबसे पहले तो हम 0 केल्विन को कन्वर्ट करेंगे, 0 केल्विन से उसको हीट देके टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो ये 0 केल्विन से आपका इसको हम मेल्टिंग पॉइंट तक लाएंगे। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में कितना है 273। तो हम इसको 273 केल्विन तक क्या करेंगे, हीट करके लेके आएंगे पहले तो मेल्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ जो डेल्टा एस की वैल्यू होगी, मान लीजिए डेल्टा S1 है, उसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 273। मोलर एंट्रोपी मतलब एन की वैल्यू 1 होगी। Cp की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, ठीक है, जो भी आपको लेना है। Cp कौन सा हम लेंगे, इसका सॉलिड वाला लेंगे, H2O सॉलिड इंटू dt/T। क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ दी हुई रहेगी, उसको नोट करके आपको डेल्टा S1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद सॉलिड को आप किस में कन्वर्ट करोगे, H2O लिक्विड में कन्वर्ट करोगे। फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, टेम्परेचर तो आपका सेम रहेगा 273 केल्विन। यहाँ के लिए हम डेल्टा S2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, दैट इज़ डेल्टा H। यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब फ्यूजन। तो डेल्टा H फ्यूजन डिवाइड बाय आपका टेम्परेचर, कौन सा वाला, मेल्टिंग पॉइंट वाला, ठीक है। अब आपने H2O लिक्विड को जो 273 केल्विन पर था उसको हीट देके कहाँ तक पहुँचाया, H2O लिक्विड में 300 केल्विन पर। सेम इसी तरीके से हम डेल्टा S3 निकालेंगे, लिमिट 273 से आपका 300 केल्विन, Cp H2O लिक्विड के लिए जो भी दिया हुआ रहेगा इंटू dt/T। तो यहाँ से हम डेल्टा S1, डेल्टा S2 और डेल्टा S3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा S जो अपने पास आएगा टोटल, वो क्या रहेगा आपके पास, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3, ठीक है। ये तो आया चेंज। और डेल्टा S होगा किसके बराबर, S2 माइनस S1, मतलब S 300 केल्विन पर माइनस एंट्रोपी आपके 0 केल्विन पर। अब ये तो वैल्यू हो गई 0, तो 300 केल्विन पर एस की जो एंट्रोपी की जो वैल्यू होगी 300 केल्विन पर, वो कितनी होगी आपके पास, डेल्टा एस के बराबर, जो भी इसकी वैल्यू आएगी। सिंपल। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी टेम्परेचर पर मोलर एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने हाथ से बनाओगे तो आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए। फिर एक और साइकिल मैं आपको देता हूँ बनाने के लिए, वो साइकिल इस बार आपको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहेगा। H2O लिक्विड जो आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, उसको आप ले लीजिए कितना, 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 27 वाला ये है, ये नोट कीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन लिखिए 127 डिग्री सेल्सियस के लिए, और 127 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में नहीं रहेगा, आपकी H2O किस फॉर्म में रहेगा, गैस की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो आपका जो स्टेप्स है वो बढ़ेगी, अभी तीन स्टेप में 3 की जगह आपकी 5 स्टेप हो जाएगी, ठीक है। स्टेप बढ़ेगी आपके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कैलकुलेट कीजिए, एक बार साइकिल बनाइए हाथ से, फिर मैं उसको बनाता हूँ। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक है ना। ट्राई तो किया होगा एटलीस्ट। देखिए ट्राई करोगे तभी होगा, बिना ट्राई किए दिखने में इजी लगता है, बट जब बनाते हैं साइकिल तब हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। H2O एट 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए सेम साइकिल हम बनाएंगे, एक्स सॉलिड जो 0 केल्विन पर है उसको कहाँ ले जाना है हमें,
एक्स सॉलिड एट 127 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 0 केल्विन से हम स्टार्ट करेंगे, इसको हीट करेंगे, रिवर्सिबली हीटिंग फ्रॉम 0 केल्विन टू 273 केल्विन तक। ठीक है, हमने उसको हीट दिया। इसके लिए हम डेल्टा S1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन, लिमिट होगी 0 से 273, मोलर एंट्रोपी n की वैल्यू 1, Cp ऑफ सॉलिड, कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ रहता है Cp ऑफ सॉलिड, ठीक है, इंटू dt बाई टी। क्लियर है। फिर हम सॉलिड को किस में कन्वर्ट करते हैं, आपके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। H2O सॉलिड से कन्वर्ट होगा आपके H2O लिक्विड में। टेम्परेचर रहेगा आपका सेम, दैट इज 273 केल्विन। फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डेल्टा S2 की जो वैल्यू होगी दैट इज डेल्टा H फ्यूजन डिवाइड बाय T मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज 273 केल्विन। ठीक है, डेल्टा S2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट H2O लिक्विड है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे आपके H2O लिक्विड में ही, और टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कहाँ तक पहुँचाएंगे, आपके बॉइलिंग पॉइंट तक, दैट इज 373 केल्विन तक। ठीक है, यहाँ के लिए अगर हम डेल्टा S3 की वैल्यू फाइंड आउट करें, लिमिट 273 से 373, Cp ऑफ लिक्विड इंटू dt बाई टी। फिर क्या करेंगे, हम इसे लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे सॉलिड नहीं है, यहाँ पे गैस है, ठीक है ना, क्योंकि 127 पे तो आपका गैस रहेगी। इसको हम पहुँचाएंगे H2O गैस में, किस टेम्परेचर पर, 373 केल्विन पर ही। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके गैस में, फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो डेल्टा S3 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, डेल्टा S4 की वैल्यू दैट इज डेल्टा H वेपोराइजेशन डिवाइड बाई T, बॉइलिंग पॉइंट वाला TB 373। फिर हम H2O लिक्विड को किस में कन्वर्ट करेंगे, आपके H2O गैस में। आप चाहो तो यहाँ H2O भी लिख सकते हो, ये X की जगह हम लिख देते हैं H2O। ठीक है, तो 373 से आपने पहुँचा है कहाँ तक, 400 केल्विन तक पहुँचा है। ठीक है, डेल्टा S5 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, दैट इज इंटीग्रेशन 373 से 400, Cp ऑफ गैस dt बाई टी, और हमारे पास जो डेल्टा S की वैल्यू आएगी दैट इज डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5, और ये जो डेल्टा S की वैल्यू होगी एंट्रोपी में चेंज, वही क्या होगी, इसकी मोलर एंट्रोपी होगी, क्योंकि 0 डिग्री पर तो क्या होती है, मोलर एंट्रोपी 0 होती है। तो ये जो वैल्यू आएगी वही आपकी इसकी वैल्यू होगी। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एंट्रोपी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों ने सही किया होगा, और नहीं किया है तो एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा बनाने की, क्योंकि ये साइकिल बनाने पर ही आपको समझ में आएगा, ऐसे हवा में समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए इसका एक ग्राफ भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हम देख लेते हैं। एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं आपका, दैट इज मोलर एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, अगर हम बात करें तो 0 केल्विन पर जो एंट्रोपी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपकी 0 होती है। ठीक है, यहाँ तो आपके पास रहेगी 0, एंट्रोपी की वैल्यू भी और आपका टेम्परेचर भी कितना है, 0। ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया, सब्सटेंस को हीट किया, सॉलिड को जो 0 केल्विन पर था हीट दे दे के कहाँ तक पहुँचा है, 273 केल्विन पर। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से यहाँ पहुँचोगे आप, तो एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। डेफिनेटली बात है, आप हीट कर रहे हो तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी।
मतलब आपके एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी एक लिमिट तक, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए आप, ठीक है। उसके बाद आपने और हीट दी, सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, एंट्रोपी की वैल्यू तो बढ़ेगी। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, और क्या है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसी टेम्परेचर पर जो आपका क्या है मेल्टिंग पॉइंट है, आप हीट करोगे तो उसकी एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये जो फेज है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमें किसके बारे में बताता है, सॉलिड के बारे में, कि यहाँ से यहाँ तक आप सॉलिड में हो। यहाँ इस पॉइंट से आप किस में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। मतलब ये फेज हमें किसके बारे में बताता है, ये पार्ट फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि आप सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड से फिर आप 273 से गए उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, दैट इज 373 तक हीट आप कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हो। एंट्रोपी बढ़ेगी सही आपकी, टेम्परेचर भी बढ़ ही रहा है। यहाँ पहुँच गए आप, ये टेम्परेचर आ गया आपका कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट आ गया 373 केल्विन, ठीक है। किस फेज को बताएगा, ये आपके लिक्विड फेज के बारे में बताएगा, ठीक है। यहाँ से 373 से आप गए कहाँ तक, 373 लिक्विड से कन्वर्ट हुए गैस में। एंट्रोपी चेंज होगी लेकिन टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, तो आपकी टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। आप लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में। यहाँ लिक्विड था, यहाँ पर आप किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में। यहाँ पहुँच गए, यहाँ के बाद में आपने फिर से हीट दी और उसको कहाँ तक पहुँचाया, 400 केल्विन तक। एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ेगी फिर से, और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस टाइप का आपका क्या होगा, ग्राफ कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये किस फेज के बारे में बताएगा, गैस फेज के बारे में। मतलब यहाँ पे तो आपका सॉलिड था, फिर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फिर लिक्विड, फिर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फिर गैस। ये ग्राफ है जो आपको रीड करना आना चाहिए कि इस ग्राफ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हमें किसी भी सब्सटेंस जो आपको दिया गया है उसका मेल्टिंग पॉइंट मिल सकता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट मिल सकता है, किस फेज में वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके बारे में पता चल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, जहाँ पर आपका क्या हो रहा है, केवल और केवल सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसके लिए हम डेल्टा एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमें किसके बारे में बताएगा, डेल्टा एस फ्यूजन के बारे में बताएगा। डेल्टा एस कौन सा है, ये फ्यूजन, इसके बारे में हमें बताएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये जो पॉइंट रहेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये पॉइंट हमें किसके बारे में बताएगा, आपके डेल्टा एस वेपोराइजेशन के बारे में बताएगा। ये वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एस वेपोराइजेशन, ये होगी डेल्टा एस फ्यूजन, ये हमें पता पड़ी, ठीक है। इसके अलावा और हमें क्या पता चल सकता है इस ग्राफ से, देखिए अगर आपको डेल्टा एच फ्यूजन हमें मिल चुका है तो क्या हम डेल्टा एच फ्यूजन डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तो हमें पता ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डेल्टा एच फ्यूजन के साथ साथ अगर आपको डेल्टा एच फ्यूजन दिया हुआ है, यहाँ से आप डेल्टा एच फ्यूजन भी निकाल सकते हो, क्योंकि डेल्टा एच फ्यूजन क्या होता है आपका, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी। तो यहाँ से आप डेल्टा एच फ्यूजन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, टी डेल्टा एच फ्यूजन। तो डेल्टा एच की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो इसी ग्राफ से, ठीक है। ऐसा ग्राफ आपको दिया जा सकता है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज आपको दी जा सकती है और अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। जैसे आप डेल्टा एच फ्यूजन निकाल सकते हो, वैसे आप डेल्टा एच वेपोराइजेशन भी निकाल सकते हो। कैसे, वही टी बॉइलिंग पॉइंट वाला इनटू डेल्टा एस वेपोराइजेशन, ठीक है। ये वैल्यू भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो इसी ग्राफ से एक और इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। देखिए
यहीं पे मैं कवर कर लेता हूँ। जैसे आपको ग्राफ दिया जाए, थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में बना देता हूँ, ठीक है। आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ दिया जाए, इस टाइप का ग्राफ दे दिया जाए, ठीक है। वही आपकी मोलर एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच में। तो इस ग्राफ में और इस ग्राफ में डिफरेंस क्या है, वो चीज़ आपको डिफाइन करनी आनी चाहिए, पता होना चाहिए। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर 0 केल्विन पर मोलर एंट्रोपी कितनी है आपकी, 0। मतलब ये आपका परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है या सब्सटेंस है। जबकि यहाँ पर आपकी 0 केल्विन पर मोलर एंट्रोपी 0 नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। मतलब SM मोलर एंट्रोपी 0 केल्विन पर इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका मतलब ये है कि ये आपका परफेक्ट क्रिस्टलाइन नहीं है, नॉट परफेक्टली क्रिस्टलाइन। बस ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ग्राफ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की, हमने सेकंड लॉ को कंप्लीट किया, हमने एंट्रोपी का रिलेशन देखा टेम्परेचर के साथ, ठीक है, कि कैसे एंट्रोपी का वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है, सिंपल है। एंथैल्पी का जो याद है उसी हिसाब से आपको करना है। उसके बाद हमने थर्ड लॉ स्टार्ट किया। थर्ड लॉ का भी एक स्टेटमेंट है कि 0 केल्विन पर एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो, ठीक है, और जो नहीं होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी एप्लीकेशन है जो इम्पोर्टेंट है कि आप एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। आप एंथैल्पी की, इंटरनल एनर्जी की, इवन आगे हम पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, उसकी भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ एंट्रोपी की आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया, डायग्राम ड्रॉ करके 2-3 साइकिल बना के, ठीक है। आई एम श्योर क्लियर होगा। एक बार फिर से खुद से इनको प्रैक्टिस करना, एक बार आप समझ जाओगे तो बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर एक बार आपने समझ में नहीं आया आपके, तो फिर आपको बार बार इसमें इस पोर्शन में तकलीफ़ ज़रूर होगी, ठीक है। चलिए, और लास्ट में ये फेस डायग्राम है आपका, इम्पोर्टेंट है, कौन सा पॉइंट हमें किस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, और अपना जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।